तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है साइंस का गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। तो आपको हम साइंस में जब पढ़ा रहे थे लाइट, तो उसमें हमने बताया था आपको कि देखिए गोलीय दर्पण आपके दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका अवतल दर्पण, ठीक है। एक होता है आपका यहाँ पे अवतल दर्पण, ठीक है। और एक होता है आपका उत्तल दर्पण, यहाँ पे उत्तल दर्पण। तो हमारा जो गोलीय दर्पण था दो प्रकार का था। एक था अवतल दर्पण और एक था उत्तल दर्पण। तो आज हम दोनों दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो जो अवतल दर्पण है इसमें प्रतिबिंब के बनने की 6 कंडीशन है, यानी 6 स्थितियां ऐसी बनती हैं जब किसी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। और जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसमें 2 ही स्थितियां होती हैं जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो आज सभी दर्पण जो आपके अवतल और उत्तल हैं उनके द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है वही हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं। और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का उपयोग हम लोग देखने वाले हैं कि कहाँ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला कंडीशन है वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज हम लोग पहले सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसमें हमारा रहने वाला है स्थिति नंबर 1, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब। यानी जब किसी वस्तु को आप अनंत पर रखोगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, क्या वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, सीधा होगा, क्या होगा, इसी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो पहला स्थिति था जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। तो देखिए आप पहले चित्र से समझिए फिर प्रतिबिंब की स्थिति देखिएगा। चित्र पहले आप समझ लीजिए। हमने बना दिया यहाँ पे कौन सा दर्पण, हमने बनाया यहाँ पर अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है आपका? अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो और अभी तक पीछे कोई भी वीडियो आप नहीं देखे हो साइंस से रिलेटेड, तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आप देखते हुए आओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए अनंत पर यदि कोई वस्तु स्थित होती है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है अनंत पर, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें मानी जाती हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेगी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलता है तो वह दर्पण से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, यानी ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाश किरण आपका यहाँ से और होके जाएगा, दर्पण से टकराएगा, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से ही होकर गुजरेगा। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? दर्पण के मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा? देखिए वस्तु जब अनंत पर होती है तो बहुत बड़ी होती है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है बहुत छोटा बनता है। यानी जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है, आपका वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति देख लेते हैं। यानी जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से अत्यंत छोटा, दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। हमने आपको चित्र बना के सारी चीजें समझा दी, तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब स्थिति नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। स्थिति नंबर 2 देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्थिति नंबर 2 में हमारा कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य रखा जाता है। यानी अब देखिए चित्र को समझिए, चित्र से ही सारा आपको टॉपिक क्लियर होने वाला है। अगर आप इसे रटने बैठ जाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा और आपको सही से याद भी नहीं होगा, क्योंकि रट के कोई भी चीज़ें आज तक याद नहीं हुई हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे ध्रुव P, यहाँ पर हो जाएगा आपका F, यहाँ पर हो जाएगा आपका C। अब ध्यान से देखिए, अब वस्तु कहाँ? पहले अनंत पर थी, अब धीरे धीरे पास आएगी। तो अब कहाँ आएगी? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। वक्रता केंद्र से इधर की दूरी जो होती है वो पूरा का पूरा अनंत माना जाता है। तो अनंत व वक्रता केंद्र के बीच जब कोई वस्तु स्थित होती है तो पहले किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेंगी, जो कि आपका मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे आपका मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे तो ये प्रकाश किरण कैसे चला जाएगा? ऐसे समांतर। और एक प्रकाश किरण इस तरीके से गुजारेंगे जो कि आपका इस तरीके से होकर चला जाएगा। यहाँ पे हम थोड़ा टेढ़ा कर दिए हैं। तो जो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? बनेगा आपका C और F के बीच में, यानी यहाँ पर, जहाँ पर ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं।
तो ये आपका मान लेते हैं आपका यहाँ पे प्रतिबिंब ए और बी, वस्तु ए और बी रहा होगा, इसका प्रतिबिंब ए डैश और यहाँ पर बी डैश बनेगा। ठीक है, तो आप खुद चित्र को देखकर डिसाइड कर सकते हो कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो देखिए पहला कंडीशन, जब वस्तु को अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, दर्पण के सामने बनता है। तो वही लिखा है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चित्र समझ में आया होगा और प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये भी समझ में आया होगा। तीसरा कंडीशन देखते हैं। देखिए जो तीसरा वाला हमारा कंडीशन है वो है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। यानी वस्तु को अब कहाँ हम केंद्रित कर रहे हैं? वक्रता केंद्र पर। इसका भी चित्र बना के समझते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले हमने लिया है आपका अवतल दर्पण, तो यहाँ पे आपका अवतल दर्पण हमने ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पर रखेंगे ध्रुव P हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा F और यहाँ पर हो जाएगा C। अब देखिए हमने कहा कि वस्तु अब धीरे धीरे पास आ रही है, तो पास आ रही है तो देखो जब आप अवतल दर्पण में किसी वस्तु को पास लाते हो तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता जाता है। ठीक है, तो अब देखिए पहले आपका था अनंत पर, फिर उसके बाद अनंत वक्रता केंद्र पर, अब वक्रता केंद्र पर आ गया। यानी वस्तु कहाँ पर आ गया? वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे गुजारेंगे, कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक प्रकाश किरण को इस तरीके से गुजारेंगे, ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। इसका हम वीडियो बना चुके हैं, प्रकाश किरण कहाँ से गुजारी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, उसको आप जाके देख लीजिए, उसको आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जब आप किसी वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हो तो वक्रता केंद्र पर जब रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? तो वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी वस्तु की लंबाई के बराबर प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और दर्पण के सामने बनता है। तो वही लिखा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर लंबाई का, दर्पण के सामने बनता है। तो कहाँ बनता है ये? दर्पण के सामने। तो उम्मीद करते हैं आप इस चित्र से समझ पाए होंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अब बढ़ते हैं अपना चौथा कंडीशन में। देखिए चौथा स्थिति क्या है आपका? चौथा स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र, यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। यानी वस्तु अब कहाँ स्थित है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका अवतल दर्पण। उसके बाद क्या करना है आपको? वस्तु को अब और पास लाना है। तो ये रहा आपका ध्रुव, ये रहा आपका F और ये रहा आपका C। अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच। तो यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी, दर्पण से टकराएगी, कहाँ से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। उसके बाद एक प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी और ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, जब समांतर होगी तो आप देखना कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिला देंगे, सही से चित्र नहीं बना है, नहीं तो ये जो प्रतिबिंब बनता आपका ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये मिलाएंगे तो ये देखिए ये बन गया आपका प्रतिबिंब। ये रहा आपका वस्तु जिसका नाम हम A और यहाँ पर B रख दिए, और ये हो गया आपका A डैश और ये हो गया B डैश। यानी जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कैसा बनता है? तो आप देख रहे हो वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण के सामने बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। देखिए जब भी आप बोलोगे वास्तविक तो उसके साथ उल्टा लगा आएगा, और जब आप बोलोगे आभासी तो उसके साथ सीधा लगा आएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। तो वही लिखा है जब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के सामने बनता है। तो कहाँ बनता है? दर्पण के सामने। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। पांचवी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए पांचवी कंडीशन क्या है?
पांचवी कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। वस्तु अब कहाँ स्थित है? मुख्य फोकस पर। अब देखिए वस्तु को अब पास पास लाते लाते कितना पास ला दिए कि वो मुख्य फोकस पर स्थित हो जाएगी। यहाँ पे हम बना लेते हैं आपका अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पे रख दिए आपका ध्रुव, यहाँ पे रख दिए आपका F और यहाँ पे रख दिए आपका C। अब वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? मुख्य फोकस पर। तो मुख्य फोकस पर स्थित होगी तो इस प्रकार प्रकाश किरण चलेगी, दर्पण से टकराएगी और मुख्य फोकस से होकर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे चलती है, दर्पण से टकराती है, टकराकर वापस अपने मार्ग पर लौट आती है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरण ऐसे लौट आई, इसको एज इट इज आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाया जाता है तो देखा जाता है कि ये प्रकाश किरणें अभी तो नहीं लेकिन अनंत पर जाकर ये मिलती हैं, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है? तब अनंत पर बनने लगता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनने लगता है और वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगा जब किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक उल्टा दर्पण के सामने अनंत पर बनता है। तो कहाँ बनने लगेगा? ये अनंत पर बनने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पांचवी कंडीशन समझ में आई होगी। देख लेते हैं छठवां कंडीशन और लास्ट कंडीशन। देखिए जो आपका छठवां कंडीशन है और लास्ट कंडीशन है अवतल दर्पण का, उसको हम लोग बहुत ही आसानी से देखने वाले हैं। लिखा है जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। यानी अब देखिए अब वस्तु को और पास ला दिए। अभी लास्ट में आपको एक चीज और बताएंगे, अभी बता दे रहे हैं, उसका नाम है दर्शन कोण, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप दर्शन कोण समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि कोई वस्तु कैसे बड़ी बनती है, कैसे छोटी हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। अब वस्तु को कहाँ ला दिए? अब वस्तु को ला दिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। अब यहाँ पर प्रकाश किरण चलेगा, दर्पण से टकराएगा और टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा। ऐसे प्रकाश किरण यहाँ से चला, वस्तु से ऐसे टकराया, टकराने के पश्चात वापस अपने मार्ग पर इस तरीके से लौट गया। जब लौट जाता है तो इस तरफ देखा जाता है, इस तरफ देखा जाता है कि ये प्रकाश किरणें आपका इधर एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, इधर मिलती ही नहीं है। तो क्या किया जाता है? इसको डॉटेड डॉटेड ऐसे पीछे मिलाने की कोशिश किया जाता है, मतलब कल्पना की जाती है कि ये पीछे ऐसे मिलते होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मिल गए, तो जब ये मिल गए तो कहाँ मिले हैं? ये दर्पण के पीछे मिले हैं और यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है। देखिए वस्तु इतनी छोटी थी, यहाँ मान ले B और यहाँ मान ले A, तो यहाँ हो जाएगा आपका B डैश और ये हो जाएगा A डैश। अब आप चित्र देखकर डिसीजन ले सकते हो कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है और दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी बनता है, आभासी बनता है तो सीधा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। यानी जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो होगा आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छठवां कंडीशन आपको समझ में आया होगा। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, यानी अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं इसको देख लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण के उपयोग, तो अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है कह रहा है बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, मतलब सेविंग करने में किया जाता है। जब आप जाते हो आपका सेव करने तो वहाँ पे जब आप देखे होगे कि आपका दर्पण यूज किया जाता है, जो सामने लगा होता है दर्पण, ठीक है, वो आपका कौन सा दर्पण होता है? वो अवतल दर्पण होता है। कैसे पता करते हो आप? जब आप उसके करीब अपना चेहरा लाते जाते हो तो जब चेहरा का आकार देखोगे तो बहुत बड़ा होता जाएगा और जैसे जैसे दूर जाओगे तो छोटा होता जाएगा। यानी अपने हाथ को यदि उसके पास करीब लेकर जाओगे तो आपका जो हाथ है वो बहुत बड़ा बनेगा और जब दूर ले जाओगे तो छोटा बनेगा। तो समझ जाइएगा वो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की पहचान आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि कैसे किसी दर्पण को पहचाना जाता है। तो वही कह रहा है कि बड़ी फोकस दूरी व बड़े द्वारक का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग करने में किया जाता है, मतलब दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा जो है आपका वो क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। यानी जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? परावर्तित करके छोटी छोटी जगहों पर जहाँ पे सामान्य तौर से हम लोग नहीं देख पाते, जैसे हमारी आंख में यदि कोई प्रॉब्लम है
कोई अगर मान लेते हैं छोटा सा बालू का कंकड़ पड़ गया तो उसको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गांव देहात में क्या होता है कि आपका धान जो होता है उसको आँख में मतलब गलती से कहीं चला जाता है तो उसको भी निकालने के लिए क्या किया जाता है, इन्हीं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। नाक में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रकाश किरणों को परावर्तित करके देखा जाता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश किरणें को सिकोड़ने का काम करता है। यानी चूंकि इसका नाम क्या है, अवतल दर्पण यानी अभिसारी दर्पण है, तो प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, सिकोड़ता है, ठीक है। जब प्रकाश किरण को सिकोड़ लेता है तो वो जगह प्रकाशित हो जाती है, आराम से दिखाई देने लगती है। तीसरा कंडीशन देख लेते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। देखिए, सौर भट्ठी यानी ऐसी भट्ठी जो कि सूर्य के प्रकाश से चलती हो। तो सूर्य के प्रकाश से कैसे भट्ठी चलेगी, जब उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश पड़ेगा। तो जब ज्यादा से ज्यादा प्रकाश कैसे पड़ेगा, जब प्रकाश एक जगह केंद्रित करेगा। तो केंद्रित करने का काम कौन करता है, आपका अवतल दर्पण करता है। तो वही कह रहा है कि सौर भट्ठियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। चौथा क्या है आपका, कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है। इसको आपने देखा होगा, ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जाता है। यानी देखिए, जो आप दर्पण बनाओगे, दर्पण कुछ इस तरीके का, मतलब लैंप जो होता है वो ऐसे कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपका बल्ब लगा होता है, यहाँ पे आपका इस तरीके से, ये वाला बल्ब आपने देखा होगा, ठीक है। आप पढ़ने के लिए यूज भी करते होगे शायद। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग आप टेबल लैंप के रूप में करते हो। यानी रूम की सारी लाइटें आप बुझा देते हो, उसके बाद इसको जला देते हो, तो ये पूरे टेबल को बहुत ज़्यादा प्रकाशित करता है। इससे रात में पढ़ने में मदद मिलती है। यानी जब कहीं प्रकाश नहीं रहता, जहाँ प्रकाश रहता है तो हमारा ध्यान वहीं केंद्रित रहता है। तो वही कह रहा है कि इसमें जो ये वाला दर्पण, मतलब ये वाला एरिया है, इसमें आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है जिससे छोटे एरिया को अधिक प्रकाश मिल सके। अब देखिए अगला जो कह रहा है, मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी ये जितने भी यंत्र आपको बताए गए, इनमें परावर्तक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। कारण क्या है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सकता है। जैसे देखिए, सर्च लाइट जो होता है, सर्च लाइट एक तरीके से आपको समुद्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जहां आपका समुद्र होता है, समुद्र में होते हैं आपके टावर, बड़े बड़े टावर लगे होते हैं समुद्र में, ठीक है। ये टावर करते क्या है, ये एक्चुअल में इस तरीके के टावर होते हैं। ये टावर पर एक बहुत बड़ा टार्च लगा होता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा टार्च लगा होता है। ये टार्च करता क्या है, ये टार्च उस एरिया को प्रकाशित करने का काम करता है जिस एरिया में खतरा है। यानी ये टार्च से रोशनी निकलेगी और मछुआरों को ढूंढने में भी ये काम करता है, ठीक है। क्योंकि इस टार्च की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा कैसे होती है, क्योंकि इसमें आपका जो दर्पण यूज किया जाता है वो अवतल दर्पण यूज किया जाता है। अब जो एरिया मान लेते हैं सुनामी जिस एरिया में आने वाली है, जिस एरिया से मतलब वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस एरिया में मछुआरों को जाने से रोकिए क्योंकि इस एरिया में तूफान आने वाला है। तो उस एरिया में ये सर्च लाइट क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश को फैला देता है और बता देता है कि उस एरिया में आप मत जाओ। मतलब इसमें से जो प्रकाश निकलेगा वो रेड कलर का होगा, ठीक है, खतरे के निशान को बता देगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यानी मोटर कारों, रेल के इंजनों, स्टीमरों, सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देखिए, हमने कहा कि जो गोली दर्पण था वो दो तरीके का था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो हम लोग देख चुके हैं। अब देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें केवल दो ही कंडीशन होता है। कौन कौन सा, पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। यानी जब वस्तु कहाँ पर स्थित होता है, अनंत पर स्थित होता है। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए अब हम लोग अवतल नहीं बनाएंगे, अब बनाएंगे उत्तल दर्पण। यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, ठीक है, यहाँ पे उत्तल दर्पण बना लेते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका क्या, P हो गया। अब देखिए इसमें जो F और C होता है वो दर्पण के पीछे होता है, ये वास्तविक तौर पर नहीं होता, ये काल्पनिक होता है। तो हमने कहा अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर, और इसका काम क्या है, प्रकाश को ऐसे फैला देना। एक प्रकाश किरण और आएगी ऐसे, ये दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद ऐसे फैल जाएगी। तो क्या होगा,
प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने लगेगा? मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा? वस्तु चूंकि अनंत पर रहता है तो बहुत बड़ा रहता है, तो इसका प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो वही लिखा है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु के अत्यंत छोटा मुख्य फोकस पर बनता है। यानी वस्तु से अत्यंत छोटा मुख्य फोकस पर बनता है। तो उम्मीद करते हैं चित्र से आप इसे समझ लिए होंगे। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। देखिए दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। अब कहाँ वस्तु स्थित है? अब वस्तु स्थित है, आपका बोर्ड एग्जाम में अगर इससे पूछता है तो यही वाला कंडीशन पूछता है। अवतल दर्पण में तो कोई सा भी कंडीशन नहीं पूछता, अवतल दर्पण में भी फिक्स होता है कौन सा पूछेगा, ये वही पूछेगा। तीसरा कंडीशन, जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वो बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत फेमस है वो क्वेश्चन, इसलिए उसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें अगर अवतल में उत्तल में पूछेगा तो उत्तल में ये दूसरा वाला कंडीशन पूछता है। यानी जब किसी वस्तु को अनंत, चूंकि इधर ध्रुव के इधर की जो दूरी है वो आपका पूरा का पूरा अनंत है, तो अनंत और ध्रुव के बीच यदि कोई वस्तु स्थित होती है तो हम जानते हैं कि वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण से टकराएगी, टकराने के बाद फैल जाएगी। तो ये कहाँ से होकर जाता हुआ प्रतीत होगा? मुख्य फोकस से। एक प्रकाश की किरण इस तरीके से गुजारेंगे हम और ये टकराकर वापस ऐसे लौट जाएगी, तो हम मानेंगे कि ये आपका वक्रता केंद्र से होकर गया है। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर मिल रहे हैं? यहाँ पर मिल रहा है, तो मान लेते हैं ये आपका बी रहा होगा, ये ए रहा होगा, और ये होगा बी डैश और ये होगा ए डैश। अब आप चित्र देख के बताइए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। और कहाँ बन रहा है? पी और एफ के बीच में, यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ये प्रतिबिंब बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। यानी वही लिखे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा दर्पण के पीछे ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण के उपयोग में दो उपयोग आपके बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफी क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़े। यानी आप देखे होंगे ट्रक में, स्कूटर में आपका जो मिरर लगा होता है, साइड मिरर, मोटर कारों में, वो आपका अवतल दर्पण होता है। वो कौन सा दर्पण होता है आपका? वो होता है आपका अवतल दर्पण। वो अवतल दर्पण करता क्या है? वो करता है बहुत बड़े एरिया को बहुत छोटे एरिया में दिखाने की कोशिश करता है। यानी आप जब देखोगे शीशे में तो काफी दूर से यदि कोई गाड़ी आ रही होगी तब पर भी वह उसे कैच कर लेता है और आपको बता देता है कि आप पीछे कोई गाड़ी आ रही है, उसको साइड दे दीजिए या खुद संभल कर चलिए। ठीक है, तो वही कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। दूसरा जो है आपका वो कह रहा है उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र तक फैल जाता है। यानी देखिए जो आपके गली में इस तरीके का जो लैंप लगा होता है, इस तरीके का, ये इससे जो प्रकाश निकलता है उसमें जो आपका परावर्तक पृष्ठ होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण का होता है। कारण समझिए, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलाने का काम करता है। ये इस आपका जो बल्ब है इससे निकलने वाला प्रकाश को बहुत ज़्यादा एरिया में फैला देता है, जिससे आपके गली का जो चारों तरफ का एरिया है वो प्रकाशित हो जाता है और आने जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो आज का जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर करिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।